मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अपनी किताब रॉबिन सर मैथ एंड फिजिक्स की जो एक किताब है, मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं आपके लिए। और आपके सभी मॉडल्स पेपरों का सॉल्यूशन, इसमें 14 मॉडल पेपर फिजिक्स के हैं और 10 मॉडल पेपर मैथ के हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन है पहला, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑप्शन जो है पहला वो है धारा, दूसरा है आपका दाब। वैद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। वैद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। दाब भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दाब भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगर अगला ऑप्शन कौन सा है? मोल। मोल की कोई डायरेक्शन होती है, कोई भी दिशा नहीं होती। एक पात्र में मोल क्या होता है? एक अणुओं की संख्या। एक तरह से एक मोल में कितने होते हैं? 6.23 10⁻23 अणु। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। और दाब की बात करूं, धारा भी कौन सी राशि है? ये अदिश राशि। प्रेशर की बेमा पूछी गई थी इस बार। तो इधर देखो, धारा की बात करें, देखो वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो होती है, कोई भी सदिश राशि होती है, उसकी एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। तो अगर वैद्युत धारा की मैं बात करने लगूं तो देखो, वैद्युत धारा का डायग्राम इस तरह आता है कि इधर से धाराएं आई और इधर से कट कर गई। और तुमने देखा होगा, दो सदिश क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, लेकिन वैद्युत धारा एक दूसरे को कट करती हैं। देखो, यहाँ से धारा I1 आई, यहाँ से I2 आई, यहाँ से क्या आई? I3। फिर आपस में एक दूसरे कट कर गई, यहाँ I4 निकल गई, यहाँ से I5 निकल गई। इस तरह कट करती हैं और जाल बनाती हैं। तो ये अदिश राशियों में ही संभव है, सदिश राशियों में संभव नहीं है। अगला लाइन, वैद्युत धारा की दिशा भी होती है, क्योंकि दिशा इस डायरेक्ट में परिमाण होता है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत धारा समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती। समांतर चतुर्भुज का नियम या एक बिंदु पर उसकी एक से अधिक दिशाएं होती हैं। अगर मैं बात करने लगूं कि भाई आप इस पॉइंट पी पे खड़े हो जाओ, इसकी डायरेक्शन बताओ, तो पॉइंट पे भी कहोगे सर इधर से आ रही है, फिर कहोगे थोड़ी देर बाद सर ये इधर जा रही है, इस पॉइंट पे से होके। तो इस पॉइंट पे इसकी बहुत सारी डायरेक्शन है, तो एक निश्चित बिंदु पर एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा होनी चाहिए। इसकी वजह से वैद्युत धारा अदिश है, दाब अदिश राशि है, मोल अदिश राशि है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो मैं अगला क्वेश्चन देखने लगूं, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल बराबर होता है। ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल, जैसे अगर मैं बात करने लगूं ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल, जैसे वेग बराबर होता है dx/dt, तो इसका मतलब है विस्थापन समय वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? वेग के। इसी तरह a बराबर होता है dv/dt, तो वेग समय वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? कण के त्वरण के बराबर होता है। तो इसी टाइप से मैं ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल, ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कार्य विस्थापन बोलो या ऊर्जा बोलो, तो मैं कहूँ dw/dx, तो ये किसके बराबर रहेगा? तो आप जानते हो कि ऊर्जा वेग समय वक्र का, तो वेग और समय का डिवाइड हो जाता है। विस्थापन समय वक्र, तो विस्थापन और समय का वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? वेग के। इसी तरह ऊर्जा F हम बराबर हमें पता है कितना होता है? F.dx बराबर dw। तो अगर मैं बात करने लगूं यहाँ की, तो यहाँ से आएगा मेरा F बराबर dw/dx। तो यहाँ से ध्यान रखना, dw/dx का जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर। dw/dx का ढाल किसके बराबर होता है? बल के बराबर। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं बात करने लगूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कण का बीटी ग्राफ में कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। बीटी ग्राफ में कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। बीटी ग्राफ में कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। तो अगर मैं बीटी ग्राफ है मेरे पास, जिसकी मुझे विस्थापन और क्या ज्ञात करनी है? दूरी। इस टाइप का ये ग्राफ दिया हुआ है, और मैं बात करने लगूं, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी है आपका कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, ये -2। तो बीटी ग्राफ में अब वेग बराबर क्या होता है? dx/dt। तो यहाँ से v dt बराबर क्या होता है? dx। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि v dt, जैसे आप कहते थे ना y dx बराबर xy वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वेग समय वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। तो यहाँ था आपका, ये था 2 सेकंड, और ये कितना है? 4 सेकंड। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल लिया जाता है पॉजिटिव, और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या लिया जाता है? नेगेटिव। तो इसका तुम क्षेत्रफल निकालने लगे, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 1/2। आधार कितना है मेरा? 2, और ऊंचाई भी कितनी है मेरी? 2। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नीचे वाला क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा 1/2। आधार 2 से लेके 4, ये भी कितना है? 2, और ये भी ऊंचाई भी कितनी है इसकी? 2। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? 0। इसने पूछा है
दिए गए कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। देखो विस्थापन ज्ञात करते हैं तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है, उसे ज्ञात करते समय ऊपर के क्षेत्रफल को धनात्मक और नीचे के को ऋणात्मक लिया जाता है। अगर तुम दूरी ज्ञात करोगे तो दोनों क्षेत्रफलों को कौन सा लोगे, धनात्मक। तो 2 से 2 कैंसिल, एक क्षेत्रफल कितना आ रहा है 2 वर्ग इकाई, तो दूसरा भी कितना होगा 2 वर्ग इकाई, तो 2 + 2 4 वर्ग इकाई, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा विस्थापन 0 और दूरी कितनी आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं देखने लगूं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने लगूं तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण का वेग समय ग्राफ है। यदि किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब कण का वेग समय ग्राफ है। अगर मैं ग्राफ बनाने लगूं वेग समय ग्राफ, तो जैसे ही अगर मैं टाइम यहाँ है, वेलोसिटी को मैं बाई एच पे लेने लगूं। एक और बताओ, जब मैं कण को ऊपर की ओर फेंकूंगा तो होगा क्या, यदि मैं कण को ऊपर की ओर फेंकूंगा तो प्रारंभिक बिंदु पर t = 0 पे कण का वेग मैक्सिमम रहेगा। अब देखो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे हैं, जैसे सी ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ग्राफ इस टाइप का है। पहले ऑप्शन में इसका मतलब है कि जैसे तुमने कण को फेंका तो वेग कितना है 0, मूल बिंदु से जा रहा है कण, तो इसका मतलब है t भी 0 है और वेग भी 0 है, b, t 0,0 होंगे अगर मूल बिंदु से जा रहा है तो। लेकिन कण को तुम फेंकते हैं तो वेग सबसे t = 0 पे सबसे अधिकतम होता है। जैसे ही तुमने कण को फेंका तो वेलोसिटी सबसे अधिकतम होती है, फिर वेलोसिटी कम होती चलती है, कम होती चलती है, और अंत में क्या हो जाती है 0। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, फिर वेलोसिटी वापस आएगी, और जिस वेग से, जैसे कण को तुमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर की ओर, तो उसी वेग से टकराता है, लेकिन वेग कितना हो जाता है -10। तो सपोज करो यहाँ पर 10 मीटर वेलोसिटी से कण था, तो वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहाँ पे आके, देखो वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, 0 हो जाएगी। और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला होगा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेग कितना हो जाता है 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी दोबारा, और जैसे +10 था तो कहाँ तक पहुंच जाएगी ये वाली वेलोसिटी -10 तक पहुंच जाएगी। तो ये +10 से और -10, तो ये वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ में जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन सही आएगा। फोर्थ में मेरा बी ऑप्शन सही आ जाएगा, फोर्थ में बी ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन देखने लगूं, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का निकाय वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, तो कण पर लगने वाला बल ज्ञात करो। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्ट जिसके क्लियर है उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, उसे तो बस जस्ट एक सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। 2 सेकंड का है ये पार्टिकल, ये बात करूं ये कितनी है 2 सेकंड, और ये जो यहाँ पे है पार्टिकल जो वेग है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये भुजा 2 है, ये भी कितनी है 2, तो 2 और 2 है। तो अगर मैं देखने लगूं तो मेरे पास वेग समय कौन सा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वेग समय वक्र का ग्राफ है, वेग समय वक्र का ग्राफ है। तो वेग समय वक्र का ढाल हमें पता है a = dv/dt, जिसे हम क्या बोलते हैं वेग समय वक्र का a = dv/dt। पहले ही पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था कि जैसे दूसरा क्वेश्चन ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल, तो वेग समय वक्र का ढाल, वेग समय वक्र का ढाल किसके बराबर, त्वरण के बराबर। तो डायरेक्ट tan थीटा में निकाल दो, वही त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा = लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है मेरा tan थीटा लंब कितना है 2, और आधार भी कितना है 2, 2/2 1, तो मेरा कर्ण का त्वरण का मान आ गया वो डायरेक्ट कितना आ गया 1। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ध्यान रखना। अगर वेग समय वक्र दिया हो तो वेग समय वक्र का ढाल त्वरण के बराबर। यदि आपके लिए दिया हो विस्थापन समय वक्र तो डायरेक्ट तुम वेग निकाल सकते हो। विस्थापन समय वक्र दिया हो तो विस्थापन समय वक्र का जो कोण बनना है ना x अक्ष के साथ, उसकी जो ढाल होती है tan थीटा, उससे डायरेक्ट क्या आ जाता है वेग आ जाता है। तो इसी के माध्यम से मेरा वेग आ गया। अब क्या दिक्कत है, वेग आ गया मेरा 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2/2 वेग 1 मीटर पर सेकंड, तो वो कह रहा है कि 50 किलोग्राम का वेग तो कण पर लगने वाला बल होगा, तो बल हो जाएगा मेरा F = m, तो m कितना है 1, त्वरण आ गया मेरा m = 50 kg, m का मान, तो त्वरण बल कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखने लगूं तो s = t³ - 6t² + 3t + 4 है, तो कण का वेग ज्ञात करो जब त्वरण 0 है। कण का वेग ज्ञात करना है हमें जब त्वरण 0 है। क्वेश्चन नंबर 6, कण का वेग ज्ञात करो जब कण का त्वरण 0 है। तो मेरा जो ऑप्शन है पहला s = t³ - 6t² + 3t + 4, कण का वेग ज्ञात करना है जब त्वरण 0। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट व्हेन
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कण का त्वरण क्या होना चाहिए, 0। उस टाइम पे कण का वेग ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है जब त्वरण क्या है 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कण को त्वरण निकाल दूंगा, उसको किसके बराबर कर दूंगा, 0 के, वहां से कोई टाइम आ जाएगा। तो ds ओवर dt, s बोलो या x बोलो, ds ओवर dt किसके बराबर हो जाएगा, कण के वेग के बराबर, और वो हो जाएगा मेरा t क्यू का अवकलन कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 18t प्लस 3। अब देखो मैं वेग का फिर अवकलन कर दूंगा तो मेरे dv ओवर dt किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। तो यहाँ पे 3t स्क्वायर 6t के बराबर और 18t का अवकलन 18, 3 का कितना हो जाएगा, 0। अब अगर कण का त्वरण 0 है तो उस टाइम हमें वेग ज्ञात करना है, तो त्वरण को किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के बराबर। और त्वरण को अगर हम 0 के बराबर लिए 60 आएगा, 3t स्क्वायर का अवकलन 60। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 60 माइनस 18, 60 बराबर 18, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। और t बराबर 3 सेकंड का मान आप इसमें रख दो, उस टाइम पे आपका वेग आ जाएगा। क्योंकि t बराबर 3 सेकंड पे कण का त्वरण कितना है, 0। तो अगर त्वरण 0 तो हमें उस टाइम पे वेग ज्ञात करना है। तो 3 इंटू 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 माइनस 18 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरा 9 3 27 और 18 3 54 और 27 और 3 कितना हो गया, 30। 30 में से अगर आपके 9 3 27 और 3 30 हो गए, 18 3 54, सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में। सॉरी गलती कर दी हमने क्वेश्चन में। 60 स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 12t। 60 स्क्वायर का अवकलन करने पे 12t आएगा। फिर मुझे ये रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये आ जाएगा मेरा b बराबर 3t स्क्वायर का अवकलन 60 माइनस 12 जो कण का त्वरण हो जाएगा, वेग का अवकलन करेंगे तो यहाँ से इसको मैं 0 कर दूंगा, 60 माइनस 12 बराबर 0 आ जाएगा। तो t बराबर यहाँ से 2 सेकंड आ जाएगा, 12/6। तो अब t बराबर 2 सेकंड को कहाँ पुट करेंगे, वेग के मान में। तो t बराबर 2 सेकंड को के हमें सिर्फ a बराबर 0 करके उस समय का मान ज्ञात करना है कि कौन से समय पर त्वरण 0 है, फिर उस समय पर वेग ज्ञात करना है, तो उस समय का मान रख देंगे तो वेग आ जाएगा। 3 इंटू टी का मान 2, 2 का वर्ग 4 माइनस टी इंटू 3 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 और 3 15, 15 माइनस 24, 12 दुना 24 माइनस के 9 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी की मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को लगातार करते रहना, सारे क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, एक कण को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से, क्वेश्चन 7 है, एथलीट 40 सेकंड में वृत्त पर एक चक्कर पूर्ण करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन। एथलीट की बात करने लगूं तो 40 सेकंड में अपना चक्कर पूर्ण कर लेता है। सपोज करो वो यहाँ से गया और 40 सेकंड के बाद यहीं पे आ गया, तो वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, तो 120 मिनट प्लस 20 कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। कितनी हो जाएगी, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। तो पहले 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, फिर अगली बात करो अगले 40 सेकंड में दूसरा चक्कर पूर्ण हो जाएगा, अगले 40 सेकंड में तीसरा चक्कर पूर्ण हो जाएगा, अगले 40 सेकंड में तीसरा चक्कर पूर्ण हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, 140 सेकंड। तो 3 चक्कर के बाद 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, वहीं पे आ जाएगा 40 सेकंड के बाद 80 सेकंड में दूसरा चक्कर, 120 सेकंड में तीसरा चक्कर। अब 140 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो अगले 20 सेकंड में 120 सेकंड में अगले 20 सेकंड वो कहां पर पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट से। विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, तो सीधी दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 2r। कुछ बनते लगा देते हैं, वृत्त की परिधि 2πr, आदि पाई आर आंसर लगाते हैं काफी स्टूडेंट, तो ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 2r। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लूसेंट का भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि जो आएगी वो कितनी आएगी मेरी, ए से लेके बी तक जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2r। अगला देखो क्वेश्चन है, एक कण जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 60 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कण को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब कण का उड्डयन काल होगा। एक कण को हमने किस वेग से फेंका है, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से कहाँ फेंका है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो वो कह रहा है कण का उड्डयन काल होगा। तो कण का उड्डयन काल होता है जब किसी कण को u वेग से फेंकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण g होता है, तो कण का उड्डयन काल वैसे भी निकाल लो, b बराबर u प्लस at होता है। ऊपर की ओर फेंकते हैं कण को तो a बराबर माइनस g, तो b बराबर u का मान कितना है, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से होगा। अब हम पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारी
समझ में आसानी से आ जाए। ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ए बराबर माइनस जी। तो वो कह रहा है कि कण का उड्डयन काल होगा, तो पहले अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय निकाल लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई में वेग कितना हो जाएगा कण का, 0। तो b बराबर u माइनस जी टी। तो यहाँ से जी टी बराबर कितना हो गया u, तो यहाँ से t बराबर आ गया u अपॉन जी। ध्यान रखना अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय होता है u अपॉन जी, और उड्डयन काल जो हो जाएगा जस्ट 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी। जितना कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय लगता है उतना ही अधिकतम ऊंचाई से कण को वापस आने में समय लगता है। t बराबर 2u, और u की वेलोसिटी कितनी है मेरी 200 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू कितनी है 10। 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 40 सेकंड। तो ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा 40 सेकंड। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन की बात करने लगूं तो एक कण जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है 60 डिग्री कोण पर क्षैतिज से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। तो भाई एक कण जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर 60 डिग्री पर, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट हम क्लास में कराते हैं। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, प्रारंभिक बिंदु पर गतिज ऊर्जा ई नॉट है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होती है ई बराबर ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ई हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है, ई हाईएस्ट पॉइंट ई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होती है, अगर यू वेग से फेंका है कण को तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी तुम्हारी 1/2 mu का होल स्क्वायर, हाफ एम वी का होल स्क्वायर होती है, पर यू वेग से फेंका है तो 1/2 mu का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1/2 प्रारंभिक m का मान कितना है, कण को फेंका है 10 किलोग्राम का पार्टिकल है, और वो कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण से 60 डिग्री के क्षैतिज कोण से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। u का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग 10 × 10, और 60 डिग्री कोण पर cos 60 की वैल्यू 1/2 का वर्ग 1/4। तो यहाँ से आएगा 2 से ये कितना आ जाएगा, 2 से ये 5 होगा। अब ये कहाँ से बात करूँ इसकी, तो ये 2 से ये 5 जाएगा, फिर ये 2 से फिर ये 5 जाएगा, 55 25 25 5 125। तो आंसर कितना आ जाएगा 125 जूल आ जाएगी आपकी ऊर्जा, कितनी आ जाएगी 125 जूल। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, EH बराबर E नॉट cos स्क्वायर थीटा। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होती है किसी भी पार्टिकल की, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, प्रक्षेपक के उच्चतम बिंदु पर E बराबर E नॉट cos स्क्वायर थीटा, जहां E नॉट क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। अगर मैं बात करने लगूं क्वेश्चन नंबर 9 की, एक कण जिसके द्रव्यमान m1 तथा 2m1, ये एयरफोर्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स 2017 में, एक कण जिनका द्रव्यमान m1 एवं 2m2 है, उनके वेग संवेग समान है, जिनकी गतिज ऊर्जा k1 एवं k2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कण जिनके द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान ऐसे हैं समान नहीं है, m1 एवं 2m2 है, इस टाइप के हैं, एयरफोर्स में आया हुआ है, 2 से 3 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन। उनकी गतिज ऊर्जा k1 तथा k2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गतिज ऊर्जा कैसी है, k1 तथा k2। स्टूडेंट कैसे करते हैं एग्जाम में आते ही, k बराबर हाफ एम वी का होल स्क्वायर, मतलब जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा द्रव्यमान के समानुपाती है, लेकिन नहीं होता, उसने दिया है, उसने वेग समान नहीं दिए कण के, उसने क्या दिया, कण के संवेग समान है। पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है एवं उनके संवेग समान है, गतिज ऊर्जा k1 तथा k2 है, तो कौन सा संबंध सही होगा। अगर मैं बात करने लगूं संवेग समान है पार्टिकल के, तो संवेग समान है तो k बराबर p²/2m, तो संवेग समान है, संवेग कांस्टेंट है तो k इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा m। संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती, अगर पहले की गतिज ऊर्जा k1 है तो k1/k2 बराबर जस्ट उल्टा आ जाएगा m2/m1। अब m2/m1 का मान ज्ञात कर दो, या फिर आप m1/m2 का मान ज्ञात कर दो। हमें कौन सा ज्ञात करना है, वो क्या पूछ रहा है, k1 तथा k2, तो निम्नलिखित में से k2 k1 में रिलेशन पूछ रहा है वो, तो m2/m1 का मान ज्ञात कर दो। यहाँ से m1/m2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2, तो m2/m1 की कितनी आ जाएगी 1/2, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मेरी 2k1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, 2k1 बराबर k2, 2k1 बराबर k2, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ध्यान रखना, जब कण के संवेग समान होते हैं तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमणापाती होती है। कण के संवेग समान होते हैं तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमणापाती होती है। K बराबर P स्क्वायर अपॉन M, K प्रोपोर्शनल 1 अपॉन M। निम्न में से ऊर्जा की विमा किसके समान है? निम्न में से ऊर्जा की विमा किसके समान है? अगर मैं बात करने लगूं ऊर्जा की विमा की, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ऊर्जा की विमा किसके समान है? तो पहला है वो कार्य, ऊर्जा और कार्य की विमा समान होती है, बल आघूर्ण की विमा समान दोनों की। सही बात है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किए गए कार्य किसमें बदलता है? ऊर्जा में, जिसको हम कहते हैं जैसे हाफ एम बी का होल स्क्वायर, वही कार्य के समान होती है। जैसे ऊर्जा की विमा क्या होती है? जूल। कार्य क्या होता है मेरा? कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। जैसे कार्य क्या होता है? एफ डॉट एस। और बल आघूर्ण क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये बल आघूर्ण हो गया, ये बल हो गया। इसकी जो मात्रक बनेगा क्या बनेगा? कार्य का मात्रक बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और आपका बल आघूर्ण का बनेगा वही बल का न्यूटन और आर का मीटर। तो बल आघूर्ण और कार्य की समान, किया गया कार्य ऊर्जा में बदलता है। तो ऊर्जा की भी किसके समान होती है? कार्य के समान होती है। ये बच्चा बच्चा जानता है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि किए गए कार्य की विमा किसके समान होती है? ऊर्जा के समान होती है। किए गए कार्य किसमें बदलता है? ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर, एक कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है, एक तिहाई कण पर कण का वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो मीनार की ऊंचाई होगी। एक कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है एक तिहाई ऊंचाई पर। अगर एक कण को हम h ऊंचाई से गिराएं तो वो गिरा एक तिहाई ऊंचाई पर, मतलब एक तिहाई पर। एक तिहाई कितनी रहेगी? इसका 1/3 कर दो, h/3 पर। कण का जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। वो गिरा एक तिहाई ऊंचाई पे, कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो मीनार की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई मैंने कितनी मान ली? h। 1/3 कितनी है? वही 1/3। ऊपर से गिराया, ऊपर से गिराया तो प्रारंभिक वेग 0, ऊपर से गिराया है कण को। और एक तिहाई ऊंचाई पे वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग आ गया मेरे पास, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड, और ऊंचाई कितनी आ गई? h/3। तो बी यू एस समय है नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट तीसरा नियम लगाऊंगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a s। 2a s नीचे की ओर पार्टिकल आ रहा है तो a का मान कितना आ जाएगा? g। तो बी स्क्वायर, b का मान कितना है मेरे पास? 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 × 10। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, गिराया गया है। 2 × g का मान 10, और s का मान कितना है? h/3। s का मान h/3 मेरा 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। और 2 से ये कितना हो गया? 5। 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो h बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। कितना आ गया? 15 मीटर। h की वैल्यू जो मेरे पास आई वो कितनी आ गई? 15 मीटर। क्वेश्चन आसान है, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2g s। कुछ नहीं है, s का मान h/3, प्रारंभिक वेग 0, एक तिहाई ऊंचाई पे वेग 10 मीटर पर सेकंड, तो अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने इसे लिख दिया 10 × 10। कैलकुलेशन है, बाकी आप लेना। मजा तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो भाई पूरा दिन पूरी ताकत तो लगा रहे हैं पढ़ाने में, बाकी आपकी इच्छा। एक लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है तो उसकी छत से लटके लोलक का आवर्तकाल। यदि कोई लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है तो लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? t बराबर 2π√L/g होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर ये तरह से जा रही है तो आवर्तकाल होता है g+a, और नीचे की ओर एक तरह से आ रही है तो इसका होता है g-a। जब कोई लिफ्ट मुक्त रूप से गिर रही है, जैसे मैंने मार्कर का ये मुक्त रूप से गिर रहा है, ये मुक्त रूप से गया तो a बराबर g से जाता है, तो त्वरण कितना हो जाएगा? a बराबर g। जब कोई मुक्त रूप से गिरे तो a बराबर g, तो t बराबर 2π/L/a की जगह g - g 0, L/0, किसी भी संख्या के बटे में 0, तो आंसर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आवर्तकाल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी। यदि आवर्तकाल इन्फिनिटी है तो इसका अर्थ है कि आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, और वो कितना है? इन्फिनिटी। आवर्तकाल हो जी तो कहते हैं एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? एक चक्कर पूरा करने में इन्फिनिटी समय लग रहा है। इन्फिनिटी का मतलब कभी आता नहीं है, इसका मतलब एक चक्कर कभी पूरा होगा नहीं। एक चक्कर पूरा कभी होगा नहीं तो इसका मतलब है कि पेंडुलम कहाँ होगा? स्थिर अवस्था में होगा, उसके कोई भी दोलन नहीं हो रहे होंगे, या फिर थोड़े से कंपन कर रहा होगा, लेकिन वो उस कंपन पे एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये कंडीशन होगी। तो मेन चीज की कंडीशन क्या रहेगी? आवर्तकाल अनंत का मतलब है कि दोलक जो होगा वो कहाँ पे होगा? स्थिर अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा 5 kg, 3 kg और 10 kg को पिंड है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में यदि तुम 360 में पढ़े हो तो तुम्हें 10 सेकंड का टाइम लगेगा। और 5 kg, 3 kg और 10 kg,
फिर भी बता रहा हूँ अच्छे ढंग से। 180 न्यूटन। तो तनाव T1 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें T1 पूछ रहा है। तो देखो तनाव T1 और मैं ये मान लेता हूँ और T2 को ज्ञात करना है। पहली दशा में तनाव T1, दूसरे में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर तुम्हें तनाव, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करेंगे। 180 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है तो ब्लॉक का त्वरण ए बराबर हो जाएगा डायरेक्ट F अपॉन 3 ब्लॉक है F अपॉन m। तो टोटल द्रव्यमान कितना है, F का मान कितना है मेरे पास, ए बराबर F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो 180, तो ये हो गया 10 और 5 और 3 8, 8 और 10 18। तो ये कितना हो गया मेरा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक का त्वरण हो गया। अब T1 ज्ञात करना है, तो जहां से T1 ज्ञात करना है ना, वहां एक रेखा खींच दो। तो T1 ज्ञात करना, तो बच्चे कुछ दोनों ब्लॉकों को जोड़ दो, डायरेक्ट T1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 और 3 8। T1 के बाद जितने द्रव्यमान बचे सबको जोड़ दो, जैसे 5 प्लस 3 8, और T1 का और जो त्वरण है उसका मल्टीप्लाई कर दो। m टोटल m हो गया, a का मल्टीप्लाई कर दो, a का मान 10, 5 और 3 8 और 10, 8 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ गया 80 न्यूटन। और अगर तुम्हें T2 ज्ञात करना होता तो T2 डायरेक्ट कैसे ज्ञात करोगे, यदि T2 डायरेक्ट, T2 के बाद कितने द्रव्यमान है, एक ही है 5, एक ही है 5, त्वरण कितना है मेरा 10, तो आंसर कितना आ गया 50 न्यूटन। मजा आया नहीं? 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी, हल्की सी डिफेंस अकेडमी, छोटी सी डिफेंस अकेडमी, और काम बड़े बड़े, सिलेक्शन बड़े बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन, छोटी सी डिफेंस अकेडमी, बड़े बड़े सिलेक्शन। चलो ठीक, बड़े अच्छे अच्छे मेथड, छोटी सी डिफेंस अकेडमी। हाँ, एक कण के संवेग को 150% बढ़ाया जाता है तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। एक कण के संवेग को 150% बढ़ाया जाता है। कण के संवेग को कितना बढ़ाया जाता है, 150%। 150% बढ़ाने का मतलब तुम्हें पता है क्या है, 150% बढ़ाने का मतलब क्या है तुम्हें पता है? 100% अगर किसी को बढ़ाया गया तो इसका अर्थ है उसे 2 गुना कर दिया गया। 150% बढ़ाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है उसे 1.5 गुना किया गया, समझ लेना। 150, अगर किसी चीज को 50% बढ़ाया जाता है तो उसे हम कहते हैं उसे 1.5 गुना कर दिया गया। यानी पहले तो 100% वो थी ही, उसे 50% और कर दिया गया, मतलब आधी और बढ़ा दी गई, उसे हम कहते हैं 1.5 गुना। अगर किसी वस्तु को 1.5 से गुना बढ़ाया गया है तो उसे 2.5 गुना कर दिया गया है। कितना गुना कर दिया गया है, 2.5 गुना कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि कण के संवेग को 150% बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो k बराबर होता है हमारा p²/2m। तो कण के संवेग को बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, k प्रोपोर्शनल गतिज ऊर्जा में प्रतिशत। इस टाइप के कोई भी फॉर्मूले हो तो प्रतिशत वृद्धि का हमेशा फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन प्रारंभिक, अपॉन प्रारंभिक बट इनटू 100। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम की वैल्यू मेरी कितनी है, मेरी फाइनल की जो वैल्यू है 150% बढ़ाया गया, 150% बढ़ाया गया, तो इसका अर्थ हमें पता है कितना है, 150% बढ़ाया गया। तो पहले तो कितना था, अंतिम कितना, पहले p था। 150% का मतलब क्या है कि पहले p तो था ही, तो पहले p तो था, फिर मैंने p और बढ़ा दिया, 100% का मतलब p बढ़ा दिया, फिर p/2 और बढ़ा दिया, ये 3/2, इसको हम क्या बोलेंगे 150%। तो अंतिम कितना हो गया, p + 2p + p/2, ये हो जाएगा 5p/2। मतलब 150% का मतलब कितना है, 2.5 गुना। 150% का मतलब कितना है, 2.5 गुना। 5/2 का अर्थ कितना है, 2.5 गुना, क्योंकि 100% तो चीज पहले थी, 150% और बढ़ा दी गई। जैसे p था, p कितना था 100%, उसे 150% बढ़ा दिया गया। 150% का मतलब उसे पहले 100% बढ़ाया गया, फिर 50% बढ़ाया गया, ऐसे मान लो। 150% बढ़ाया गया, पहले तो p था ही, उसे 100% का मतलब कितना होता है, पहले कोई भी चीज जितनी थी उसे पूरी की पूरी बढ़ा दिया गया, तो p और बढ़ा दी गई, फिर आधी बढ़ा दी गई। 150% का मतलब p/2, p + 2p, 2p का आधा 5p/2, तो अंतिम कितना हो गया 5p/2। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये जिसने समझ लिया क्वेश्चन उसका समाप्त। 5p/2, तो k प्रोपोर्शनल क्या होता है, p², तो 5p/2 का होल स्क्वायर प्रारंभिक p² इनटू 100। कैलकुलेशन आपको करनी है कि मैं ही करूं, 25/4 माई p² से p² तो सबसे कॉमन लेके कट जाएगा, 25/4 -1 इनटू 100। तो 25 में से 4 गए तो कितने बचे, 21, तो ये हो जाएगा 21/4, 25 में से 4 गए तो 21/4 इनटू 100। तो ये कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 का, तो 25 से 25, 25 दूना 50, 50 और 2 52, तो ये हो जाएगी 525%। तो 525% ऑप्शन में तो होना चाहिए, और है भाई क्वेश्चन में, वो ऑप्शन में जो है वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए
राइट आंसर। मेरी समझ में है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बेहद बेहद ढंग से समझ में आ रही होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तैयारी मजबूत है, किसी टीचर से आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगर आप 360 में पढ़ेंगे तो समझ में आ नहीं रहा होगा, दौड़ रहा होगा। हाँ, एक कण का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड से, अगला कण है, एक कण स्थिर शक्ति के अधीन सरल रेखा के अनुदिश चलता है, तो पिंड की तो कण की गतिज ऊर्जा समय पर निर्भर करती है। एक कण स्थिर शक्ति के अधीन, शक्ति कैसी है इसकी? स्थिर। पी कैसी है भाई? पी कांस्टेंट है। एक कण स्थिर शक्ति के अधीन, एक कण स्थिर शक्ति के अधीन सरल रेखा के अंदर चलता है, तो कण की गतिज ऊर्जा, अगर भाई शक्ति स्थिर है तो P बराबर के मान लो इसे कोई कांस्टेंट, तो P बराबर शक्ति क्या होती है? P बराबर F डॉट B। P बराबर है B, ये कितना हो गया थी? तो कण की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है? Ma अपॉन B बराबर के कांस्टेंट है, कोई स्थिर शक्ति है, तो Ma, A को क्या लिख सकता हूँ मैं? B को इधर ले आओ, A को लिख दो dV ओवर dt बराबर के, तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी? mb dV बराबर के dt। नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है, डिटो आया है। mb का जो m तो बाहर कांस्टेंट है, v का वर्ग कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बाई 2, तो b का समाकलन mb स्क्वायर बाई 2, k का कितना हो जाएगा? kt प्लस c। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, c तो कांस्टेंट है, तो काइन 1/2 mb स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा e, और k तो कांस्टेंट है, तो किसके समानुपाती हो जाएगी? टाइम के समानुपाती, ई प्रोपोर्शनल टी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार वो ये भी पूछ लेता है, कण का बेग समानुपाती होगा, तो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? टी, तो बी प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा? रूट टी। कभी कभी विस्थापन पूछ लेता है, तो dx ओवर dt कर देना, तो यहाँ से x प्रोपोर्शनल आ जाएगा t की पावर 3/2। एक बार और अवकलन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बेहद अच्छे क्वेश्चन है ये, बेहद अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है ये, और आपसे मस्ट रूप से होने ही चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। बात करने लगूं ए की, बात करने लगूं बी की, और बात करने लगूं सी की, तो दिए गए चित्र में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से ये जो आई मेरी पहला बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो देखो भाई, ऑप्शन तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अगर मैं बात करने लगूं a प्लस, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ से चला, तो यहाँ से चला तो a, जब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो a आ गया, प्लस मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस तरह चल रहा हूँ मैं, तो इसी दिशा में डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर डायरेक्शन से उल्टी है तो नेगेटिव। ए इधर चल रहा हूँ तो बी कहाँ जा रहा है? उल्टा आ रहा है, तो बी की जगह क्या होगा? माइनस। फिर मैं यहाँ पर पहुँच गया, फिर मैं कहाँ आ रहा हूँ? इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस तरह इस तरह। फिर सी पे भी कहाँ? सी पे भी कहाँ आ जाएगा? नेगेटिव। मैं जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अब देखो, 0 से तो पहले दोबारा समझ लो, मैं यहाँ से चला तो इसी डायरेक्शन में चला, तो ए तो उसी डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव, मैं चल रहा था इधर से डायरेक्शन में, लेकिन बी कहाँ था? जस्ट उल्टा, तो बी की जगह कौन सा आ जाएगा? माइनस बी। मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया, चलते चलते फिर उल्टा आ रहा हूँ, लेकिन सी का डायरेक्शन कैसी है? जस्ट उल्टी। अगर सी ऐसे होता तो प्लस सी आ जाता, तो माइनस आ जाएगा जस्ट। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। ए बराबर बी प्लस सी, देन विच ऑप्शन इज राइट? ए बराबर बी प्लस सी, यानी बी ऑप्शन, ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। इसमें वेक्टर का मतलब डार्क साइन रिप्रेजेंट किए, तो उसका अर्थ वेक्टर ही है। हाँ भाई, अगला ऑप्शन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करने लगूं तो के बराबर, के का जो मान है वो है मेरे पास ए आई कैप बी जे कैप के मध्य कोण होगा, के मध्य कोण होगा, ए आई कैप बी जे कैप के मध्य कोण होगा। आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा है, फिर मैंने लिख दिया है, के कैप ए आई कैप और बी जे कैप के मध्य कोण होगा। मतलब आई कैप जे कैप है, तो ये वेक्टर कौन से प्लेन में पड़ेगा? एक्स वाई प्लेन में। ऐसे ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में पड़ेगा। के कैप कहाँ है? जस्ट वाई एच की तरफ, ये वेक्टर कहीं यहाँ पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में। के कैप कहाँ है? एक्स वाई जेड के लंबवत, तो कौन डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मेथड से देख लो,
अगर तुम इनका ए डॉट भी करने लगोगे, इसे कोई नया वेक्टर मान लो ए, इसे कोई वेक्टर मान लो बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो ए डॉट बी, तो के कैप का एक के कैप से करोगे तो तुम्हें पता आई कैप डॉट के कैप कितना होता है 0, फिर के कैप का जे कैप से करोगे तो के कैप डॉट जे कैप भी कितना होता है 0, ए डॉट बी अगर 0 है तो दोनों सदिश कैसे होंगे, लंबवत होंगे, तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आप कैसे भी कर लो आपका आंसर आना 0 ही है। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 21, एक अश्वत्थी बराबर होता है 745 वाट के बराबर होता है। अश्वत्थी जिसे हम कहते हैं 745 वाट के बराबर होता है। 745 वाट है, कुछ लोगों में से लगभग 740 वाट, या फिर कितना हो जाएगा 3/4 किलोवाट। 1 किलोवाट का कितना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो एक 745 कौन सा इसका है, 3/4 हिस्सा है इसका, तो कितना हो जाएगा 3/4 किलोवाट के डब्ल्यू, सॉरी इसमें के लिख दिया है मैंने। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक कण जो कि विराम में है अचानक 2 कणों में टूट जाता है, एक का द्रव्यमान m/4 तथा वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे कण का वेग होगा। ध्यान रखना प्रत्येक रिएक्शन होती है संवेग संचरण के नियम का पालन करती है। तो अगर बात करने लगूं m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या होता है m1u1, संवेग संचरण का नियम का पालन करती है। दो पार्टिकल है, इनका संवेग m1u1 m2v2, m1v1 प्लस m2v2 रहेगा। तो अगर बात करने लगूं तो पहला है एक कण जो कि विराम में है, 2 कणों में टूट जाता है, तो पहले एक ही कण है बेचारा m1u1, 2 कणों में टूट जाता है m1 और m2 में, एक कण मान लिया मैंने m जो कि 2 कणों में टूट जाता है m1 और m2 में। अब वो कह रहा है कि एक का द्रव्यमान m/4 और एवं वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो सपोज करो पहले कण m था और पहले विराम में था, तो उसका वेग कितना था 0, तो प्रारंभिक संवेग 0, 2 कणों में टूट गया m1 m2 m2 में, एक का द्रव्यमान है m/4 और वेग कितना है उसका, वेग दे रखा है उसका 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे का द्रव्यमान कैसे निकालूं, पहले का द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान है m पार्टिकल का, एक का द्रव्यमान m/4, तो दूसरे का कितना बचा 3m/4 और हमें v2 ज्ञात करना है, तो m से m तो कांस्टेंट लेके वहां चला जाएगा। मैं पूरे समीकरण में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3v2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से, तो यहाँ से v2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -5/3 मीटर प्रति सेकंड, जो कि वेग का मात्रक होता है। -5/3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा आपका, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन टू यू। सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल कैसा आएगा आपके लिए, सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगला है मेरे पास, निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगर मैं बात करने लगूं निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, उससे पहले तो गिरनी वाला रह गया, गुरुजी ये तो हमको आ गई ना हो, तुम यही छोड़ के जा रहे हैं। एक गिरनी में 2 किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम के 2 द्रव्यमान लटके हैं, तब गिरनी का त्वरण होगा। तो गिरनी का होता है वो कितना होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ध्यान रखना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो जो बड़ा होना है ना, जो बड़ा हो उसको m1 मान लिया करो, जो छोटा हो उसको m2, मतलब बड़े में से आपको छोटा घटाना है, m2 माइनस m1 रहे या m1 माइनस m2 रहे, डोंट नीड टू कंफ्यूज, जस्ट m1 इज ग्रेटर मास एंड m2 इज ए स्मॉल टाइप मास, लेस मास। अगर मैं बात करने लगूं तो पहला पार्टिकल एक का 2 और 5 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 5 में से 2 घटा दिया कितना आ गया 3, और 5 और 2 कितना हो गया 7, और जी का मान कितना है 9.8, तो ये तो 0 से 7 से ये कितना हो गया 7, और 7 चौका 28 14, तो ये कितना हो गया 14 से 42, तो ए का मान कितना आ गया 4.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, गिरनी का त्वरण होगा 4.2, तो 4.2 को क्या बोलते हैं हम 42/10, पॉइंट हटा के वही तो 42/10, इसको काट दो कितना आ जाएगा 21/5, तो यहाँ आ जाएगा 21/5 मीटर प्रति सेकंड, इसमें मिस्टेक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा, और बी ऑप्शन जो है आपका वो सही माना जाएगा, बी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी एरर है, इसमें हम करेक्शन करा देंगे। निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, बाह्य बल के द्वारा। अरे भाई, जहां किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है F.S, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, बल भी इसी दिशा में, विस्थापन भी इसी दिशा में, तो किए गए कार्य पॉजिटिव,
और बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में तो किया गया कार्य पॉजिटिव, बल और विस्थापन एक ही दिशा में तो किया गया कार्य पॉजिटिव। किया गया बल और विस्थापन एक दिशा में किया गया कार्य पॉजिटिव, बल और विस्थापन विपरीत तो किया गया कार्य नेगेटिव। हाँ, अगला देखो बाह्य बल के द्वारा। बाह्य बल, जैसे मैं किसी पिंड को खींच रहा हूँ तो बल भी इधर है और पिंड का विस्थापन भी इधर ही है। जैसे तुम किसी वस्तु को खींचते हो तो बाह्य बल लगा रहे हो उस पर, तो वस्तु भी इधर जाती है और तुम्हारा हाथ भी उधर ही जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में। लेकिन जैसे ही तुम किसी पिंड को घर्षण के द्वारा खींचते हो, एम द्रव्यमान का पिंड है, तुमने इस तरह खींचा तो जैसे तुम खींच रहे हो तो घर्षण कहाँ लगता है, पीछे की ओर। पिंड कहाँ जा रहा है, आगे। उसने बाह्य बल के द्वारा नहीं पूछा, इस बल से हमें कोई मतलब नहीं, उसने पूछा है घर्षण बल के द्वारा। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में होता है। पिंड की डायरेक्शन कहाँ है, एक्स, आगे की ओर। घर्षण की कहाँ है, पीछे की ओर। दोनों के मध्य कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री, मतलब विपरीत दिशा होंगी। विपरीत दिशा होंगी तो कोण कितना, वो कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में तो कार्य नेगेटिव। कीप इन माइंड ऑलवेज। हाँ, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम सार्वत्रिक नियम माना जाता है, जो कि हमेशा लगता है, क्योंकि F बराबर dp/dt किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला है, पृथ्वी एक निर्देश तंत्र है। सभी घूमने वाले निर्देश तंत्र अजड़त्य निर्देश तंत्र होते हैं। कोई भी निर्देश तंत्र जिनमें त्वरण होता है वो सब कौन से होते हैं, अजड़त्य निर्देश तंत्र। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाती है चारों ओर, और पृथ्वी अपनी धुरी पे भी कितनी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो कोई भी पिंड में त्वरण विद्यमान हो, जैसे अगर कोई पिंड घूमता है तो उसमें वृत्तीय गति के अनुसार अवकेंद्र त्वरण तो मौजूद होता ही होता है। तो इसकी वजह से प्रत्येक घूमने वाला पिंड कौन सा होगा, अजड़त्य निर्देश तंत्र। इसी तरह पृथ्वी भी कौन सा होगा, अजड़त्य निर्देश तंत्र होगा। चलो ठीक है, अगर नए वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी भरतपुर।